अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग न्यू टॉपिक पे आए, दैट इज मास एंड वेट। ठीक है। अब बज़ाहिर तो हमें यही लगता है कि मास और वेट जो है वो दोनों सेम ही चीज़ें हैं और सबको लगता है कि दोनों वज़न के लिहाज से दोनों को पहचाना जाता है, या लाइक मास भी वेट है, वेट भी मास है, तो सब एक दूसरे, मतलब ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मास क्या होता है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सेंस कि एक क्वांटिटी है, एक अमाउंट है कि कोई चीज कितनी ज्यादा है। और वेट जो होता है वो क्या होता है? वो फोर्स होती है जिस फोर्स से वो ग्रेविटी उस चीज को खींच रही हो। अब इसकी मैं आपको लोगों को नॉर्मल एग्जांपल देती हूँ। समझे कि हमारे पास 1 kg शुगर है, ठीक है। 1 किलो शुगर है एक शॉपर में। अब उस 1 किलो शुगर ने कितनी जगह ली हुई है शॉपर के अंदर, यानी उसके अंदर कितने शुगर के जो है वो क्यूब्स हैं, वो सारा, मतलब 1 kg के अंदर कितने क्यूब्स आएंगे, वो सारा उसका क्या होता है? मास कहलाता है। और वो जो 1 kg वाला पैकेट अभी आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो वो आपके हाथ पे, जाहिर सी बात है, आपको थोड़ा सा फील होता है कि भारी है। तो वो जो आपके हाथ पे फोर्स लग रही है, क्योंकि उसका कोई ना कोई वेट है जिस वेट से वो फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रही है, तो आपके हाथ पे भी वो फोर्स लग रही है। तो जिस फोर्स से वो नीचे खींच रहा है वो चीनी का शॉपर, तो वो उसका क्या होता है? बेसिकली वेट कहलाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। मास इज एन अमाउंट और वेट इज अ फोर्स। ठीक है, दोनों के अंदर ये डिफरेंस हो। यहाँ पे लिखा हुआ भी है हमारे पास कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स, यानी कि एक चीज के अंदर कितनी के ऑप्टिक कितना ज्यादा प्रेजेंट है। जैसे मैंने एग्जाम्पल ली कि उस शॉपर में कितने चीनी के पार्टिकल्स या कितनी चीनी है, तो वो उसका मास होता है। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि किसी भी मास या ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हो। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क होता है हमारे पास। नाउ न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी यूज्ड टू रिलेट टू क्वांटिटीज। अब न्यूटन का सेकंड लॉ हम यूज कर सकते हैं टू रिलेट दीज थिंग्स। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है आपके पास? न्यूटन का सेकंड लॉ होता है F इज इक्वल्स टू ma। अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं लास्ट क्लास में कि F इज इक्वल्स टू ma जो है वो क्या होता है आपके पास? न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है। ठीक है, अब F इज फोर्स, तो वी नो कि वेट इज अ फोर्स एज वेल, तो हम वेट को फोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। मास 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 कोई चीज दुनिया में कहीं भी हो, यानी कि अगर 1 kg चीनी है, अगर वो मैं मून पे उसका मास लूँ,
मैं उसका जुपिटर पे मास लूँ, मैं उसका जो है वो मरकरी पे मास लूँ, कहीं पे भी मैं उसका मास कैलकुलेट करूँगी, मास उसका 1 केजी ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। बिकॉज़ वो क्या है, वो उसकी क्वांटिटी है या अमाउंट है, वो उसकी फोर्स नहीं है। बट वेट वेरी कर सकता है, यानी उसका जो फोर्स है, जो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फील्ड जो फोर्स लगा रही है, वो वेरी कर सकती है, क्योंकि डिफरेंट प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड या उनको खींचने की ताकत डिफरेंट होती है। ठीक है? तो यहाँ से एक आसान सा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ है एक्सेलरेशन। अब हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी होती है। अब अगर मैं वेट की बात करती हूँ, तो मुझे ये चीज़ पता है कि वेट तो हमेशा कहाँ एक्ट करती है, डाउनवर्ड्स एक्ट करती है। ठीक है? यानी कि इसकी जो मोशन होती है वो वर्टिकल मोशन होती है। तो जो वर्टिकल मोशन होती है उसके अंदर हम एक्सेलरेशन ए नहीं बल्कि जी लेते हैं। क्या लेते हैं? जी। जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। होती सेम चीज है, बस इसको हम डिनोट किससे करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। है ये भी एक्सेलरेशन ही, बट इसमें फर्क ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है इसकी जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है? इसकी वैल्यू हर प्लेनेट के लिए डिफरेंट है। जैसे अर्थ के लिए डिफरेंट है, मून के लिए डिफरेंट है, तो वो मून के मैं कहीं पे भी सरफेस ऑफ द मून पे रखूंगी तो उसकी जी हमेशा सेम ही रहेगी। इसी तरीके से अगर मैं कहीं पे भी अर्थ की किसी सरफेस पे अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड लगी हुई है तो उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 होती है, या ज्यादातर आप कह लो 10 के बराबर होती है। ठीक है? 9.8 और 10, ये होती है जी की, स्मॉल जी की वैल्यू, ये याद करनी होती है आप लोगों को। ठीक है? तो वेट इज इक्वल्स टू, अब एफ की जगह मैंने वेट लिख दिया, एम की जगह मास एज इट इज रहा, और ए की जगह मैंने जी लिख दिया। तो अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये मेरे पास डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, यानी कि वेट का फॉर्मूला बन गया। तो मैंने सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से मैंने क्या निकाल लिया, मैंने वेट का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है? भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। अच्छा, फॉर वेट वी यूज केजी और न्यूटन इन एसआई यूनिट्स। अच्छा, फॉर मास वी यूज केजी और ग्राम्स। ठीक है? ग्राम्स, किलोग्राम्स वो हम मास के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट फॉर वेट, बिकॉज इट इज अ फोर्स, तो फोर्स किसमें हमेशा डिनोट होती है? न्यूटन्स के अंदर। इसका वेट का यूनिट, ये फोर्स, किसी भी फोर्स का यूनिट हमेशा क्या होता है? न्यूटन होता है। तो कोई भी फोर्स होगी, चाहे वो वेट है, चाहे वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, चाहे वो सिंपल फोर्स है, किसी किस्म की भी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, किसी किस्म की भी फोर्स होगी, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो उसका हमेशा जो है वो यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन ही रहेगा। ठीक है? लेकिन जो मास होता है, मास का यूनिट जो होता है वो होता है किलोग्राम्स या ग्राम्स। हम ऐसे कहते हैं ना 1 किलो चीनी, तो वो 1 किलो चीनी कितनी जगह पकड़ी है, कितना उसका मास है, वो आपके पास मास में आता है। तो यहाँ पे वेट को जो है हम न्यूटन से करते हैं, और मासेस को या मास को हम जो है वो किस चीज से करते हैं? किलोग्राम से करते हैं। वेट का यूनिट इज न्यूटन, और मास का जो है वो, जो हम ऐसा यूनिट लेते हैं वो केजी लेते हैं। ठीक है? मेजरिंग फोर्स एंड मास। अब मास या उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होती हैं कि हम किस तरह से किसी चीज़ को जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है? तो हमारे पास डिफरेंट तरह की डिवाइसेस होती हैं। हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, हमारे पास एक फोर्स सेंसर होता है। स्प्रिंग बैलेंस तो सिंपल, आपके पास क्या होती है, किसी भी चीज़, जैसे आपने देखा हो नॉर्मल शॉप्स में ये होता है कि मछली वाली दुकानों में होती है, आई थिंक मछली वाली दुकानों में ये ज़्यादातर होता है कि वो मछली को एक स्प्रिंग से अटैच करते हैं और ऐसे करके पकड़ते हैं और कहते हैं भाई ये इतने किलो की मछली है, तो उसी हिसाब से उसका रेट लगता है। तो वो इतने किलो की बेसिकली वो उसका वेट होता है कि ये इतना वजन है इस मछली का,
तो ये उस वजन के हिसाब से उसके रेट्स लगते हैं। तो ये स्प्रिंग बैलेंस का वो काम है। फिर एक फोर्स सेंसर होता है जिसमें आप जैसे कि अगर यहाँ पे समझो कोई चीज़ आपने ऊपर रखी है तो वो सेंस करने के बाद वो फोर्स लगने के बाद उसको बता रहे भाई इसका इतना, जैसे कि नॉर्मल हमारी वेटिंग मशीन, ठीक है, ये देखें एक वेट मशीन हो गई, अभी मैंने इसी एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, ठीक है। सो हियर्स न्यूमेरिकल, इसमें क्या है कि मास ऑफ योर स्कूल बैग इज 8 kgs, ठीक है, मास है आपके स्कूल बैग का दैट इज 8 kg। हाउ मच विल इट वे, अब इसके पार्ट्स बता रहे हैं कि कितना इसका वजन होगा हेयर ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ मून, अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर, इन दोनों के ऊपर इसका क्या वेट होगा। वेट का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ मास आपके पास मैंने आपको बताया कि चाहे मून पे हो चाहे जुपिटर पे हो चाहे कहीं भी हो वो सेम रहेगा, जो कि क्या है 8 kg है। सिर्फ यहाँ आप जो चीज चेंज हो रही है वो क्या हो रही है, वैल्यू ऑफ जी। तो फॉर अर्थ द वैल्यू ऑफ जी देखो अब यहाँ पे गिवन है, द वैल्यू ऑफ जी फॉर अर्थ इज जी ई से डिनोट किया दैट इज 9.8 एंड द वैल्यू ऑफ जी फॉर एम यानी कि मून इज 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एज इट इज आपने क्या करना है, पहले आपने अर्थ के लिए निकाली डब्ल्यू ई इज इक्वल टू एम जी ई बिकॉज इट्स ऑन अर्थ, तो डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 8 एम की जगह आपने 8 kg लिखा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जगह आपने 9.8 लिख दिया, आपस में मल्टीप्लाई किया, आपके पास आंसर क्या आया 78.4 न्यूटन्स, ठीक है। ये वाला यूनिट आप ना भी याद करो तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप डायरेक्ट न्यूटन में लिख सकते हो। वरना अगर आप कहें कि मिस ये यूनिट कहाँ से आए तो सिंपल ये केजी और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दोनों मिला के लिख दिए, ठीक है। इसी तरीके से यूनिट्स बनते। तो यहाँ से हम क्या हमने कैलकुलेट कर दिया अर्थ का। अब इसकी तरह मुझे मून के सरफेस पे इसका वेट निकालना है बैग का, तो मैंने सिंपल वो की फॉर्मूला लगाया, जस्ट मैंने जी वैल्यू ऑफ जी जो है वो मैंने मून वाले डाली, तो अब जो है वो मेरे पास आई है, यानी कि जो 8 kg इसका बैग है उसका अर्थ के वजन कितना आ रहा है 78.4 न्यूटन्स, और वही सेम बैग अगर मैं मून पे लिखी जाती तो वजन सिर्फ 13 न्यूटन्स हो, यानी ये इतनी ज्यादा फोर्स लगा रहा है ये इतनी कम फोर्स लगा रहा है। इसलिए आपने सुना होगा कि मून पे लोग उड़ते हैं, है ना, वो इसी वजह से क्योंकि मून पे आपका वेट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, सही है, क्योंकि उसमें उनकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो बहुत ज्यादा कम होती है, यानी उनकी जो ग्रेविटी है वो बहुत ज्यादा लो होती है, वो बहुत कम फोर्स लगाती है उनकी ग्रेविटी। Due to low value of g on moon surface, it will be much easy for you to carry your bag to school. Similarly, it will be easy for you to do routine works and you will not get tired easily on moon surface. तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि वो आपका जो मून पे उस पर जी की वैल्यू इतनी लो होती है कि आप कोई भी काम आराम से आप भागो दौड़ो कुछ भी करो आपका वजन ही आपको फील नहीं होगा, आप ऐसा लगेगा उड़ रहे हो, तो यू विल नेवर गेट टायर्ड, ठीक है। तो इन्होंने तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के अपने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं, इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए, क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।